नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने चुनावी सभा के दौरान सियासी विरोधियों पर जमकर हमला बोला। इस दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी पर भी जोरदार हमला बोला। मुजफ्फरपुर में आयोजित एनडीए की रैली में सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे। भाइयों बहनों, ये लहर नहीं ललकार है। ये लहर नहीं ललकार है। फिर एक बार, ये लहर नहीं ललकार है। फिर एक बार मोदी सरकार है। मुजफ्फरपुर में पीएम मोदी ने जनसभा की। एनडीए की रैली में सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान समेत कई नेता मौजूद रहे। जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने सियासी विरोधियों पर जमकर हमला बोला। जो जेल में है, जो जेल के दरवाजे पर है, जो बेल पर है, जो बेल के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, वो सब केंद्र में एक मजबूत सरकार को एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए लालू परिवार पर तंज कसा और कहा, ऐसे लोगों की ताकत बढ़ेगी तो बिहार फिर से पुराने दौर में लौट जाएगा। उनकी ताकत बढ़ाने का मतलब है बेटियों का अपहरण, गुंडागर्दी, हत्याएं, हर योजना में भ्रष्टाचार। नीतीश कुमार ने भी पीएम के सुर में सुर मिलाते हुए पहले बिना नाम लिए लालू परिवार पर तंज कसा, फिर बिहार सरकार के काम गिनाए और फिर नरेंद्र मोदी को दोबारा पीएम बनाने के लिए लोगों से वोट की अपील की। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है तो एकजुट होकर सब लोगों को जिताइएगा। और एक बात हम कहेंगे, तो भाई बनाना है ना मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री, देश को आगे बढ़ाना है ना। सभा में मौजूद भीड़ को देखकर उत्साहित पीएम नरेंद्र मोदी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 4 चरण के बाद ही जीत पक्की हो चुकी है। अब तो बस ये देखना है कि कितना ज्यादा बहुमत से सरकार बन रही है। 4 चरणों के चुनाव के बाद ये लोग चारों खाने चित्त हो चुके हैं। दावे तो अपनी जगह है, लेकिन दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचने के लिए बिहार का कितना महत्व है, ये इस बात से समझा जा सकता है कि बिहार में अप्रैल महीने के दौरान पीएम की ये 5वीं जनसभा है। अब बिहार की जनता का कितना आशीर्वाद वोट के रूप में एनडीए को मिलता है और वो सरकार बनाने में कितना मददगार साबित होता है, ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। और जैसा नीतीश जी ने बताया, पहले मतदान, बाद में जलपान। जेडीयू ने अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। महागठबंधन के घटक दल इस पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि एनडीए के नेता विरोधियों को सलाह दे रहे हैं कि वो अपने पहले की घोषणा पत्रों को देख लें, फिर जेडीयू से सवाल पूछें। बिहार में घोषणा पत्र पर घमासान। जेडीयू नहीं लाई घोषणा पत्र, महागठबंधन ने उठाए सवाल। काम के बिना धन, अगर धन कमाना है तो मेहनत करो, काम करो तब धन कमाओ। और बिना काम किए धन कमाते हो, यानी सत्ता की कुर्सी पर बैठे और माल बनाते हो, धन कमाते हो, तो ये पाप है और बापू की नजर में सामाजिक पाप है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। लोगों से बिहार और देश के विकास के लिए एनडीए कैंडिडेट को वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाई है, जिस पर महागठबंधन के नेता सवाल उठा रहे हैं। जनता दल किसी भी कीमत पर घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकती है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव सिर्फ नहीं, नरेंद्र मोदी जी का सीधा दबाव है घोषणा पत्र नहीं जारी करने का। सत्तारूढ़ पार्टी जेडीयू, जिसका चीफ मिनिस्टर बिहार में है,
अगर वो घोषणा पत्र जैसी पवित्र चीज पर भरोसा उनको नहीं है, जनता से कुछ कमिट नहीं करना चाह रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक संकेत है और उस पार्टी की विश्वसनीयता के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। जेडीयू 14 अप्रैल को अपना निश्चय पत्र रिलीज करने वाली थी। कहा जा रहा था कि आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A, यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर पर जेडीयू का राय बीजेपी से अलग है। दोनों पार्टियां चुनाव खत्म होने तक उन मुद्दों को नहीं उछालना चाहती, क्योंकि मतभेद दिखने पर जनता के बीच गलत संदेश जाता, जिसका फायदा महागठबंधन को होता। हालांकि जेडीयू और बीजेपी के नेता इन बातों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और सवाल उठाने वालों को अपने पुराने घोषणा पत्रों को देखने की सलाह दे रहे हैं। ये बिना मतलब का विरोधियों को कुछ नहीं मिलता है तो हमारे घोषणा पत्र पे आ गया। अरे हम तो वो पार्टी हैं जो पहले घोषणा कर देते हैं, अब बाद में घोषणा पत्र लाते हैं। याद कीजिए, चुनाव आयोग के नियम के अनुसार चुनाव खत्म होने के पहले हम किसी भी दिन ला सकते हैं घोषणा पत्र। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार जी हर कार्यक्रम में, हर मीटिंग में अपने कार्य सरकार की योजनाओं को और क्या वो भविष्य में करेंगे उसकी कल्पना बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब अगर जेडीयू चुनाव संपन्न होने तक घोषणा पत्र जारी नहीं करती है तो ऐसा 2003 में पार्टी के बनने के बाद से अब तक पहली बार होगा। यही कारण है कि घोषणा पत्र जारी करने में हो रही देरी पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। अमित कुमार, न्यूज 18, पटना। वाल्मीकि नगर से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने तेजस्वी यादव पर चुटकी ली, साथ ही अपने विकास कार्यों का बखान भी किया। सीएम नीतीश ने कहा कि मेरी हर यात्रा की शुरुआत चंपारण से होती रही है और यहां के प्रति मन में श्रद्धा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में रहते थारवों को एससी का दर्जा दिलाया, साथ ही नौरंगिया गोलीकांड में कार्रवाई का जिक्र भी किया। किया था भाई, और हमारी तो सरकार शुरू से बीजेपी के साथ बनी है, लेकिन अल्पसंख्यक समाज के उत्थान के लिए जो काम हम लोगों ने किया, कौन सा काम नहीं किया। ये तो गए थे मदरसा के शिक्षक लोग, हम लोगों के आने के पहले पटना में गए थे लोग मांग करने के लिए कि मदरसा के शिक्षकों को कुछ सहायता बढ़ाई जाए। तो सहायता तो नहीं बढ़ाई गई, लेकिन पिटाई बड़ी अच्छी खासी हुई। और जब हम लोगों की सरकार बनी, बीजेपी या जदयू की संयुक्त सरकार, तो हम लोगों ने मदरसा के शिक्षकों को सहायता पहुंचाई। शिवहर में तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने पहुंचे, जहां नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला, साथ ही लालू प्रसाद को फंसाने का आरोप लगाया। लोगों से महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। इसलिए आप दे रहे, हमें गाली दे रहे, हम तो बस इतना ही कहना चाहेंगे मोदी जी से कि मोदी जी, आपको जितना गाली देना है गाली दे दो, जितना जहर उगलना है उतना जहर उगल लो, लेकिन आपने जो वादा किया था वो तो आपने पूरा नहीं किया। हम लोगों का फर्ज बनता है कि जनता की बात को सरकार के सामने रखें। जब हम लोग जनता के सवालों को, जनता के मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं, तो मोदी जी आपको पीड़ा क्यों हो रही है। पूर्व मंत्री बागी कुमार वर्मा जेडीयू का दामन छोड़ आरजेडी में शामिल हो गए हैं। पटना में शिवानंद तिवारी ने वर्मा को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद पूर्व मंत्री ने नीतीश कुमार के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और तेजस्वी यादव के नाम के कसीदे गढ़े। 5 वर्षों से जेडीयू में था, क्योंकि राजनीति में कारण कुछ न कुछ बनता है। मैं रहा भी वहां, लेकिन मेरा जो दिल है यहां धड़कता था। बीजेपी से नाता तोड़ कांग्रेस में शामिल हुए बिहारी बाबू पटना साहिब से नॉमिनेशन तो कर दिया है, लेकिन शॉटगन के साथ महागठबंधन का कोई भी नेता दिखाई नहीं पड़ा। शत्रुघ्न सिन्हा से गठबंधन के नेताओं की दूरी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से बतौर कांग्रेस प्रत्याशी बीजेपी से दो हाथ कर रहे हैं।
शत्रुघ्न सिन्हा ने सोमवार को नामांकन से पहले अपनी ताकत दिखाने के लिए रोड शो किया, लेकिन उनके रोड शो में गठबंधन का कोई भी नेता दिखाई नहीं दिया। सबसे पहले इस पर शॉटगन की सफाई सुन लीजिए। सर, नामांकन में महागठबंधन का कोई नेता नहीं आया सर। नहीं, सब आए हैं, बड़े चेहरे नहीं पहुंचे। कुशवाहा जी का, तेजस्वी जी और तेज, सबका भरपूर समर्थन। तेजस्वी आज बीमार है, इस वजह से नहीं उनकी बात हुई है। तेजस्वी जी आगे कैंपेन में रहेंगे, इसका कोई मायने मतलब नहीं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा के नामांकन में बड़े नेताओं के नहीं पहुंचने पर सियासी विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि गठबंधन के नेता परिस्थिति का हवाला देकर बचाव कर रहे हैं। कहते हैं ना, खाना पूर्ति की गई, अब टिकट देने वाले ने भी बेमन से टिकट दिया और लड़ने वाले तो बेमन में ही थे, तो कहीं ना कहीं ये पूरा स्पष्ट था। उन्हें जनता भी नकार दिया है, महागठबंधन के नेता भी नकार दिया है, और उनका जो नेचर है, देखिए, जो जिसको घमंड है, जिस आदमी को घमंड होता है उसको जल्दी पब्लिक धूल चटा देती है। कुछ बड़े चेहरा जो अपने अपने व्यस्तताओं के चलते नहीं आए, लेकिन सभी पार्टी के लोग गठबंधन के साथ ही, उनके कार्यकर्ता सब वहाँ नॉमिनेशन में थे और हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ है, शत्रुघ्न सिन्हा जी अपने आप में बड़े हैं और देश के स्टार प्रचारक भी रहे हैं, देश स्तर का, और अपने आप में वो बड़े हैं। अगर कोई नहीं आया तो आने वाले दिनों में चुनाव में उनके प्रचार में लोग जाएंगे। बहरहाल शॉटगन के नामांकन में गठबंधन के नेताओं की दूरी की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन ये बात तो साफ है कि यदि सार्वजनिक मंचों पर गठबंधन की दूरी ऐसे ही बनी रही तो पटना साहिब से शॉटगन की मुश्किलें बढ़ सकती है। न्यूज़ 18 बिहार के लिए पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। मुंगेर में बूथ संख्या 339 और 340 पर फिर से वोटिंग कराई जाएगी। दरअसल लखीसराय के मध्य विद्यालय धोंधसा बूथ पर हेरफेर की शिकायत मिली थी। जांच में सही पाए जाने के बाद डीएम ने आयोग को रिपोर्ट भेज दी है। डीएम ने कहा कि ईवीएम की स्क्रूटनी के दौरान पता चला है कि यहां निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं हुए। लोकसभा क्षेत्र में 2 बूथों पर रिपोर्ट करने की अनुशंसा की गई है, 339 और 340 लखीसराय विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर कारण यही था कि चुनाव पूर्ण शांति तरह से और निष्पक्ष तरह से नहीं हुआ है। प्राप्त शिकायत के आलोक में हम लोगों ने उसकी समीक्षा करी, जांच करी और जो सबूत सामने आए तो उसके आधार पर निर्णय लिया गया। कब रिपोर्ट होगा? इसकी रिपोर्ट हम लोग आयोग को भेजेंगे। रिपोर्ट के बारे में आयोग के द्वारा अभी तक सूचना के बाद कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से आने वाली मगध एक्सप्रेस से एक ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर हर कोई परेशान हो सकता है, लेकिन रेलवे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रेलवे की लापरवाही के कारण ही हुआ है। चलती ट्रेन में चादर से ढकी इस महिला का नाम नसीमा खातून है। नसीमा 1500 रुपए की फाइन देकर खरीदी गई सीट पर आराम नहीं फरमा रही। अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ हमेशा के लिए सो चुकी है। जी सही सुना आपने, नसीमा मर चुकी है, साथ में मर चुका है पेट में पल रहा उसका बच्चा भी। जानते हैं क्यों? क्योंकि रेल प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेन में सफर कर रहा यात्री किस हालत में है। फोन के तो क्या बोला उन्होंने बोले कि फिर हम भेज रहे हैं कि इतना जल्दी नहीं हो पाएगा। मधुबनी जिले के बाबूबड़ी निवासी मोहम्मद मुजाहिद अपनी गर्भवती पत्नी को मगध एक्सप्रेस से लेकर दिल्ली से मधुबनी आ रहा था। 8 माह की गर्भवती नसीमा की तबीयत इलाहाबाद के पहले ही बिगड़ने लगी। सह यात्रियों ने तत्काल रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया। जवाब मिला इलाहाबाद में मेडिकल सहायता दी जाएगी, लेकिन इलाहाबाद में भी कोई नहीं आया। ट्रेन आगे बढ़ी और नसीमा की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। टीटी से शिकायत की गई तो उसने कहा अगले स्टेशन पर उतर जाना, तुम्हें कोई सहायता नहीं मिलेगी। 200 रुपया दिया और बोला मुआवजा नहीं मिलेगा, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। टीटी से क्या बात हुई है? टीटी बोला जो ये ऐसे फाइन वाले टिकट कटाने से कोई फायदा नहीं मिलता है। रेलवे ने कोई मदद नहीं की, लेकिन साथ सफर करने वालों ने साथ नहीं छोड़ा। एक यात्री ने किसी तरह नसीमा के गर्भ से बच्चे को बाहर निकाला जो मर चुका था। नसीमा को भी बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नसीमा और उसका बच्चा दोनों रेलवे प्रशासन की लापरवाही की भेंट चढ़ चुके थे। न्यूज़ 18 के लिए आरा से अभिनव रिपोर्ट।
मुजफ्फरपुर में लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने की पर्ची बांटने वाले नक्सली रमेश को पुलिस ने मार गिराया है। रमेश पर 2009 के लोकसभा चुनाव में सुरंग लगाकर गाड़ी को ब्लास्ट करने का आरोप है। इस ब्लास्ट में मजिस्ट्रेट समेत पुलिस के 6 जवान शहीद हो गए थे। कुल 49 मामलों में पुलिस को उसकी तलाश थी। साथ ही कुछ और नक्सलियों को भी गिरफ्तार किया गया है।